नमस्कार, मॉर्निंग का धाकड़ बुलेटिन फैशन फास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फैशन फास्ट यानी कि खबरें आपको दिखाएंगे कट टू कट। शुरुआत करते हैं बाढ़ और बारिश से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर राजस्थान से, जहां उदयपुर से डराने वाली तस्वीर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उदयपुर में उपनादी पुलिया पर दो बाइक सवार फंस गए। मोरवानिया पुल पर तेज बहाव में एक बाइक बह गई। क्रेन की मदद से फंसे युवकों को रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, और मोरवानिया पुल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाइक कैसे तेज बहाव के बीच फंस गई, आप यहां पर देख सकते हैं। क्रेन की मदद से फंसे हुए युवकों को रेस्क्यू किया गया। बाइक का क्या हुआ उसका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि इस तेज बहाव में इन लोगों का खड़े रह पाना बहुत देर तक मुश्किल था। देखिए, किसी सहारे के चलते ये लोग वहां पर रुक तो गए, लेकिन बहुत देर तक यहाँ पर टिके रह पाते इसकी उम्मीदें कम थी। लिहाजा बहुत फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया। आप देखिए, क्रेन वहां पर है और क्रेन की मदद से कैसे एक शख्स लटकता हुआ इन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और वो देवदूत बनकर पहुंचा इन लोगों तक, और उसने इस उपनाते नाले के बीच से इन लोगों को रेस्क्यू कर लिया। पानी का तेज बहाव सारी कहानियों को बयां कर देगा। कितना तेज बहाव है, और ये पुलिया ओवरफ्लो हो चुकी है। इससे कहीं नीचे तक पानी बहता था, ये मोरवानिया का पुल, और इसमें आप देखिए कि कैसे अब ये ओवरफ्लो हो गया। और जब ये ओवरफ्लो हुआ तो वहां पर कैसे बाइक सवार फंस गए, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए मैं आपको तस्वीरों को समझाने की कोशिश करता हूं, हुआ क्या होगा आप ये समझ पाएंगे। देखिए, ये जो छोटे छोटे बोल्डर्स लगे हुए हैं, दरअसल ये पुलिया को बताते हैं, ये उसको इंडिकेट करते हैं। लेकिन इस पुलिया को पार कर रहे थे ये दोनों शख्स, इन दोनों शख्स को जो आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्रेन को पहुंचाया जाता है, जब ये बहुत मुश्किल के हालातों में होते हैं, क्योंकि ज्यादा देर तक इस लहर के बीच में, इस बहाव के बीच में खड़े रह पाना मुश्किल था इन युवकों के लिए। तो क्रेन यहाँ पर पहुंचाई जाती है और क्रेन की मदद से उन लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। हालांकि पहले आप देखिए कि यहाँ पर कुछ लोग जो थे इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसी पुलिया से धीरे धीरे इन लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जान बच गई, लेकिन ये सैलाब की जो तस्वीरें बताती हैं कि स्थिति कितनी विकराल हो गई है। कई जगहों से बाढ़ बारिश की तस्वीरें जो हैं वो सामने आती हैं, और टाइम्स नाम नवभारत आपसे ये अपील करता है कि ऐसे नदी नाले जिसमें पानी बहुत तेज बहाव में हो या पानी उफान में हो, तो उस पर जाने से आप बचें, क्योंकि इस तरह के हादसे जो है वो सामने आ सकते हैं। इन सबके बीच में अगली बिग ब्रेकिंग, हिमाचल के कुल्लू से बादल फाट तबाही की खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। हिमाचल के कुल्लू में गड़सा वैली में बादल फट गया। बुंतर गड़सा मनियार रोड में कई इलाके ऐसे थे जो क्षतिग्रस्त हो गए। गड़सा रोड पर कटान हुआ है, जगह जगह गाड़ियां अटक गई। बादल फटने से 5 मकान जमींदोज हो गए और 15 मकानों को नुकसान पहुंचा है। और ये इस वक्त टीवी स्क्रीन पर एक और तस्वीर हम आपको दिखा रही है। गड़सा वैली कुल्लू की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि घर कैसे क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 से 20 मकान ऐसे हैं जो उससे प्रभावित हुए। कुछ मकान तो ऐसे बह गए जैसे लगता है कि वहां पर कभी कुछ था ही नहीं। लोग जब इस त्रासदी के बाद अपने घरों को ढूंढेंगे तो उनके लिए अपने घरों का मलबा ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा। स्थिति ये गड़सा वैली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर एक घर हुआ करता था और अब वो घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सिर्फ सीढ़ियां रह गई हैं, कुछ वहां पर जो सामान थे जो पानी में नहीं बह पाए वो सिर्फ वहीं बचे हुए हैं, और वहां पर लोग इकट्ठा हो गए। और स्थिति आप समझिए कि कैसे ये सड़कों की भी स्थिति है, क्योंकि घर तो बह रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो रास्ते हैं वो कैसे टूट चुके हैं। ये कनेक्टिंग मार्ग हैं और ये टूट चुके हैं। अब आप देखिए, ये मिनी ट्रक की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ऐसी जगह पर खड़ा है जो कभी भी टूट कर पानी में बह सकता है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं स्थिति का कि यहाँ पर आवागमन कैसे होगा। जो कनेक्टिंग मार्ग है वो पूरी तरह से टूट चुके हैं और आवाजाही कई इलाकों की पूरी तरह से बंद हो गई है। लोग अपने अपने इलाकों में पूरी तरह से कैद हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये सैलाब की मार जो है वो पूर्णतया कम हो जाए। अब आपको पिछले 15 दिनों में हुई भारी बारिश ने हिमाचल में किस तरह से तबाही मचाई उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। आंकड़ों के माध्यम से आप समझिए कि कैसे तबाही मची है। 2 सप्ताह में 12 बार हिमाचल पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर बादल फटे। मलाना डैम में फटने का खतरा है, यानी कि ओवरफ्लो हो रहा है और इसमें दरारें पड़ चुकी हैं। कुल्लू मनाली हाईवे में कई जगह अलग अलग रास्ते जो थे वो टूट गए। 1100 घर पूरी तरह से तबाह हो गए। हजारों घर क्षतिग्रस्त हैं, जिसपे छोटी मोटी मार इस सैलाब की पड़ रही है। 2000 से ज्यादा परिवार इससे प्रभावित हुए हैं। अब तक 20 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 21 लोग लापता हैं, जिनका अभी तक कोई ठोर ठिकाना नहीं है, जिन्हें ढूंढने के लिए उनके अपने लगातार मशक्कत कर रहे हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश की स्थिति, और आने वाले वक्त में बारिश अगर और हुई स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। अब बात पहाड़ी राज्यों पर आई, आफत की करते हैं। हालांकि ये भी पहाड़ी राज्य ही था हिमाचल प्रदेश, और उसी की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि आज भी भारी बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई तक येलो अलर्ट है। भारी बारिश से 6 जिलों में फ्लैश फ्लड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अब आपको बता दें, अगले 4 दिनों के लिए चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, किन्नौर, इन तमाम जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। और बारिश कोई ऐसी वैसी नहीं, भारी से भारी बारिश हो। तो पहाड़ी इलाकों में भारी से भारी बारिश का मतलब यह है कि आफत की बारिश होना। और यह आफत की बारिश अब तक कितनी तबाही मचा चुकी है वो तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन अंदाजा लगाइए कि अगर और ऐसी बारिश हो जाएगी तो हिमाचल का क्या होगा। नेशनल हाईवे की बात करें तो वहां पे खतरा जो है वो टला नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने यहाँ पर जगह जगह पर ऐसे ही, ये देखिए आप निशान देख सकते हैं खतरे का। यहाँ पे जो बड़ा सा बोर्डर है उसमें लिखा गया है कि खतरा है। यहाँ से जो ट्रेवल कर रहे हैं नेशनल हाईवे पे जगह जगह आपको यही जो है साइन बोर्ड देखने को मिलेंगे, जहाँ पे लिखा है कि आप गाड़ी जो है स्लो चलाएं और केयरफुली चलाएं, क्योंकि कभी भी जो है पहाड़ जो है भरभरा कर नीचे एनएच पे गिर सकता है। तो अगर आप एनएच पे ड्राइव कर रहे हैं तो स्लोली करें और केयरफुली करें। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑफ नवभारत, शिमला, हिमाचल प्रदेश। तो टाइम्स नाम नवभारत अपने दर्शकों से अपील भी करता है कि ऐसे मुश्किल हालातों में ट्रैवल करने से बचें, और इसको लेकर प्रशासन भी आपसे गुहार लगा रहा है। इन सबके बीच में जुलाई में कहां कितनी बारिश हुई है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये पूरे हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आपके सामने। किन्नौर में 249% बारिश हुई, यानी कि कहीं ज्यादा, सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। कुल्लू की बात करें तो यहाँ पर 216% बारिश हुई। शिमला की बात करें तो 205% बारिश दर्ज की गई है। सिरमौर में 196%, सोलन में 183, तो बिलासपुर में 120% बारिश हुई है। ये कहीं ज्यादा जो बारिश हुई है अलग अलग इलाकों की, ये कलेक्टिव एक बहुत बड़ा सैलाब हिमाचल प्रदेश में लेकर आ रहा है। इधर बारिश की मार से हिमाचल में कैसे हाहाकार मचा है उसकी भी तस्वीरें आप आंकड़ों के माध्यम से समझिए। 2 नेशनल हाईवे समेत कुल 566 सड़कें बंद हो गई। वाटर सप्लाई की 6,624 स्कीमें बंद हो गई। बिजली के सैकड़ों ट्रांसफार्मर इस वक्त खराब हो चुके हैं। अब तक 5,350 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हुआ है, इसका आकलन किया जा रहा है, यानी कि भारी भरकम नुकसान हुआ है। लोग इससे काफी ज्यादा परेशान हैं। और आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश की, जहां मथुरा में मूसलाधार बारिश के चलते जल दैत्य खौफनाक अवतार में दिखाई दिया। मथुरा में 1 घंटे की बारिश, और इस बारिश से मथुरा पानी पानी हो गया। सड़कों पर पानी का प्रचंड बहाव देखने को मिला। सड़कों पर सैलाब में कई गाड़ियां बहती हुई नजर आई। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से मथुरा में बाढ़ जैसे हालात बन गए, क्योंकि यमुना जी यहां तक पहुंचती हैं। आसमानी आफत का खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि 1 घंटे की मूसलाधार बारिश में मथुरा की सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। आसमानी आफत की वजह से सड़कों पर सैलाब बहता हुआ नजर आया। इस दौरान पानी के जोर के आगे गाड़ियां कैसी बह रही हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ढकेल आ गई है, ढकेल आ गई। और बाढ़ बारिश को लेकर एक और ऐसा पहाड़ी राज्य है जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब आपको बता दें, येलो अलर्ट का मतलब है भारी बारिश। अगले 48 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। राज्य के 7 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। देहरादून, हरिद्वार, चमोली, बागेश्वर, बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर में भी ये अलर्ट है। चमोली में 12वीं कक्षा तक के स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। देहरादून में जारी बारिश के बीच रिहायशी इलाकों में जलजमाव जैसे हालात बने हुए हैं, जबकि रायपुर के इलाके में बरसाती नदियों में बढ़े हुए जलस्तर की वजह से एक युवक पानी में बह गया। और अगली खबर उत्तराखंड के टिहरी से, जहां भारी बारिश से उत्तराखंड के टिहरी में मुश्किलें बढ़ गई हैं। टिहरी के बालगंगा तहसील में छात्रों को जान का खतरा है। स्कूल जाने के लिए लोग उपनाता नाला पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, कैसे दुर्गम स्थिति में बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं। पहाड़ों पर जिंदगी वैसे भी बहुत टफ होती है, लेकिन बारिश में ये मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। ये टिहरी की तस्वीर आपको देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि ये उपनाते गदेरे के बीच से लोग कैसे पार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, छोटी सी चूक इन बच्चों की जान पर भारी पड़ सकती है। हालांकि देखने वाला कौन है, ये सवाल बड़ा है, क्योंकि अगर प्रशासन इन्हें देख रहा है तो रोक क्यों नहीं रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये स्कूली बच्चों के लिए मुश्किल वाले हालात कैसे हैं, अब मैं आपको जल्दी से इन तस्वीरों को समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आप देखिए कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से
बच्चों को स्कूल के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और वहां का 1 किलोमीटर कई किलोमीटर के बराबर होता है, ऐसा कहा जाता है। तो अब आप समझिए कि जब यहाँ पे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो देखिए छाता हाथ में बच्चे इन पहाड़ियों से, ये जो नदी बह रही है, ये जो पानी का सैलाब बह रहा है, इसके बीच से जाने के लिए मजबूर है। बड़ी बात यह है कि ऐसे मौके भी आते हैं जब ये बच्चे इस सैलाब के बीच से अपने आप को पार करते। देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ से बच्चे देखिए पानी के बीच से जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पर फिसलन हुई, बच्चों का पैर फिसला तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार कौन है इन तस्वीरों को देखने के बावजूद। इस पर जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं जरा वो देखिए। जहाँ बच्चों को ऐसे कोई गधेरे या स्ट्रीम्स क्रॉस करके जाना पड़ता है, वहाँ पे हमने एसडीएम, बीडीओ, बीओ को ये अधिकृत किया है कि वो अपने लेवल पर वहाँ पे अगर छुट्टी डिक्लेयर करनी है तो छुट्टी डिक्लेयर कर लें और बच्चों को ऑनलाइन या अन्य माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करें। और अगली अहम खबर महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, जहां बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कोल्हापुर में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां बाढ़ का खतरा रेड अलर्ट के चलते काफी बढ़ चुका है। कोल्हापुर में खतरे के निशान के पार बह रही है पंचगंगा नदी। आज राधानगरी बांध का पानी भी छोड़ दिया जाएगा। पुणे बेंगलुरु हाईवे के सर्विस रोड पर पानी पहुंच चुका है। कलेक्टर ने सुरक्षित स्थान पर जाने की लोगों से अपील कर दी है। कोल्हापुर कलेक्टर ऑफिस में भी पानी घुसने की वजह से उसे पहले माले पर शिफ्ट किया गया। कोल्हापुर साल 2019 और साल 2021 में बाढ़ झेल चुका है, लिहाजा इस बार कोल्हापुर जिला प्रशासन बाढ़ की आशंका को देखते हुए पहले से ही अलर्ट मोड पर है और इसीलिए जहां जहां पानी भर सकता है उसकी आशंका को देखते हुए उन इलाकों को खाली करवा दिया गया है और इसमें कलेक्ट्रेट ऑफिस भी शामिल है, जहां पर उसे पहली मंजिल पर शिफ्ट करना पड़ा। और दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, ये कोल्हापुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो कैसे तेज बारिश के चलते वहां पर हंगामा मचा हुआ है, अफरा तफरी मची हुई है। आप देखिए कि लोगों के पास विकल्प कम है अपने घरों को छोड़ के जाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही है जहां पर लोग इस पानी के बीच जी रहे हैं और उन मुश्किलों का हालातों का सामना करते हुए वो अपने रोजमर्रा के कामकाजों को निपटा रहे हैं। इधर महाराष्ट्र के बुरहानपुर से एक अहम खबर आपको बताने जा रहे हैं। भारी बारिश में महाराष्ट्र के बुरहानपुर में एक पुल बह गया। जम्मू पानी में अमरावती नदी पर बना पुल बह गया। जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार कर रहे थे। मरीज को नदी पार करवाने के लिए खटिया का सहारा लिया गया। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जम्मू पानी में अमरावती नदी पर बना पुल बह गया, जिसके चलते लोगों के सामने मुसीबतों का अंबार है। और यहां पर आप देखिए कि कैसे अमरावती नदी पर बना हुआ पुल बह गया। ये पुल बह जाने की वजह से अब लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुल कब रिपेयर किया जा सकेगा ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसके बीच से जब लोगों को गुजरना पड़ रहा है तो वहां पर कैसे मुश्किल है लोगों के लिए, वो आप देखिए। मैं ये तस्वीर आपको दिखाता हूं। देखिए पुल बह चुका है तो अब लोगों के पास एकमात्र विकल्प है कि वो इस नदी को कैसे पार करें। यहां से पैदल जाते हुए देखिए खटिया पर ये शव लेकर जाया जा रहा है। तो ये खटिया पर शव ले जाते हुए लोग आपको सारी कहानी को बयां कर देंगे कि इस इलाके में स्थिति कैसी है। स्थिति बहुत विकराल हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर पुलिया बह चुकी है और पुलिया चूंकि बह चुकी है तो वो इतनी जल्दी रिस्टोर नहीं हो पाएगी, खासतौर पर तब जब बारिश हो रही है। और ऐसे में इन लोगों के पास विकल्प नहीं था शव को ले जाने के लिए। लोग यहाँ पर खुद ही इस शव को लेकर निकल गए पानी के बीच। इधर पहाड़ हो या मैदान, आसमान से बरसती आफत की वजह से हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। तेलंगाना में सोमवार शाम को जोरदार बारिश हुई। बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। निजामाबाद में नेशनल हाईवे 63 पर बाढ़ का पानी चढ़ चुका है। नेशनल हाईवे पर बाढ़ आने की वजह से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। बाढ़ बारिश के चलते कई सड़कों पर दरारें। निजामाबाद में कई सरकारी दफ्तर भी जलमग्न हो चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों के अलावा आपको बता दें कि आरमूर और भीमगल के बीच सड़क पर बाढ़ का पानी आने की वजह से वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। बेलपुर में पुलिस स्टेशन, तहसीलदार कार्यालय बाढ़ की चपेट में है। अब आपको ये बता दें कि महबूब नगर के जेचरला मंडल इलाके में पुल पार करते समय 2 लड़कियां पानी के तेज बहाव में बह गई। और बात दिल्ली एनसीआर के इलाकों की, कई साल बाद नोएडा गाजियाबाद में बहने वाली हिंडन नदी अपने विकराल रूप में नजर आने लगी है। ग्रेटर नोएडा के कई इलाके जो निचले इलाके हैं, डूब क्षेत्र वाले इलाके हैं, वो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन। हैबतपुर में बाढ़ की वजह से फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ ने 100 साल की महिला की जान बचाई। रेस्क्यू किए गए लोगों में 77 साल के एक बुजुर्ग भी शामिल हैं, जिन्हें रेस्क्यू की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ग्रेटर नोएडा में हिंडन नदी के बाढ़ के कहर को देखा जा सकता है। बाढ़ की वजह से 5 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं, जिससे 3.5 लाख लोग दहशत में। बाढ़ की वजह से 125 से ज्यादा परिवारों को अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं बता दूंगा। और ग्रेटर नोएडा में बाढ़ के प्रचंड प्रहार की बात करें तो हिंडन नदी में लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बाढ़ का पानी ग्रेटर नोएडा में दाखिल हो चुका है।
सुतियाना गांव के लोग बाढ़ से सबसे ज्यादा परेशान है। यहां बाढ़ आ जाने की वजह से 350 गाड़ियां डूब गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ओला कंपनी की डंप यार्ड में खड़ी 350 कारें जो आप देख सकते हैं पानी में कैसे डूब चुकी हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार की दोपहर करीब 3 बजे अचानक हिंडन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। जलस्तर बढ़ा तो हिंडन का पानी सुतियाना गांव के पास बने यार्ड में घुस गया, जिससे पूरे गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, गाड़ियां टायरों से ऊपर तक पानी में डूबी हुई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हिंडन नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है और इसके दृष्टिगत जो है पुलिस और प्रशासन के लोग लगातार गांव में अनाउंस कर रहे हैं और नोटिस के माध्यम से भी अन्य माध्यमों से लोगों को जो है अपने घरों को खाली करने के लिए लगातार अपील की जा रही है। इसी क्रम में काफ़ी लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है, उनको अलग स्कूल और बारात घरों में, पंचायत घरों में व्यवस्थित किया गया है उनको। और हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। आइए सुनते हैं कि हिंडन के किनारे रहने वाले लोग बाढ़ पर क्या राय रखते हैं। परेशानी हो रही है आपको? हाँ, यहाँ जो खेती वालों को परेशानी तो हो ही रही है। आपको परेशानी? हाँ, परेशानी तो कैसे फिर गुजार रहे हैं? गुजार क्या, सब यहाँ आ गए हैं ऊंची जगह पे। ऊंची जगह पे पहले आप मतलब नीचे की तरफ जाते नीचे रहते उधर जो झोपड़ी वगैरह थी, सब झोपड़ी यही आ गई है। वो 20 या 50 बंदे होंगे यहाँ। तो देखिए, स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया है कि उन्होंने 8-9 साल से वो यहाँ रह रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति उन्होंने कभी नहीं देखी जो आज वो देखने को मिल रही है। और 45 साल बाद हिंडन नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। अब आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि आखिर नोएडा, गाजियाबाद में हालात इस वक्त कैसे हैं। 45 साल बाद हिंडन में जल आतंक है। साल 1978 के बाद हिंडन नदी में बाढ़ देखने को मिल रही है। हिंडन के किनारे 150 एकड़ में सिटी फॉरेस्ट का इलाका है और सिटी फॉरेस्ट का 80% इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। गाजियाबाद के 12 गांव में पानी भर चुका है। ग्रेटर नोएडा के 6 गांव में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं। गाजियाबाद में 7000 लोगों को विस्थापित भी करना पड़ा। ग्रेटर नोएडा से राहत शिविर में 1000 लोग पहुंचाए गए। करहेड़ा में 2 बिजली सब स्टेशन में पानी भर चुका है, जहां पर कहा जा रहा है कि अगर पानी ऐसे ही भरा रहा तो बिजली की आपूर्ति इससे बाधित होगी और लोगों के लिए आने वाला वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा हो सकता है। और तस्वीरें बता रही हैं कि वहां पर हालात कितने विकराल हो गए हैं। अब आपको यह भी बता दें कि हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के निचले शिवालिक से निकलती है और लगभग 300 किलोमीटर तक बहती है। यह नदी गौतम बुद्ध नगर में मोमनाथल के पास यमुना में मिल जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारी बारिश के बाद हिंडन बैराज में पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। वैसे लोगों ने सोचा नहीं था कि गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी बाढ़ आ सकती है। इधर दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश से मुसीबतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि देर रात से लगातार बारिश हो रही है। नोएडा के कई इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। जलभराव के चलते कई जगहों पर वाहन फंस गए। आज नोएडा में स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया। तो ये बारिश अभी और मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के इलाके हिंडन नदी में आई बाढ़ के चलते पहले ही डूब रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बारिश हो रही है, क्योंकि रात भर बारिश हुई है और रात भर बारिश होने के चलते हाईटेक नोएडा पूरी तरह से जलमग्न हो गया, तो इसके चलते अब लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि अब से कुछ ही देर में ऑफिस आवर्स भी शुरू हो जाएंगे, तो जब लोग सड़कों पर निकलेंगे तो असल स्थिति पता चलेगी कि वहां पर क्या स्थिति है, कैसे दिल्ली नोएडा वालों की आज मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है ऑफिस आवर्स में। भावना किशोर हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से और हमारे साथ मोहित ओम जुड़ गए। मोहित, आप तो छाता लेकर भी खड़े हैं, बारिश हो रही है अभी, बताइए क्या स्थिति है, क्या वाटर लॉगिंग जगह जगह देखने को मिल रही है दिल्ली में? देखिए, थोड़ी सी राहत ये मिली है कि जब ऑफिस टाइम दिल्ली में शुरू हुआ है तो तेज बारिश देर रात से हो रही थी, वो बंद हुई है। हल्की हल्की बूंदाबांदी लेकिन अभी भी जारी है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि आज दिन भर तेज बारिश जो है दिल्ली शहर के अंदर हो सकती है। और जब जब तेज बारिश होती है दिल्ली के अंदर वाटर लॉगिंग की समस्या आती है और उससे ज्यादा गंभीर समस्या जो ट्रैफिक जाम की देखने को मिलती है। जगह जगह पे ट्रैफिक की गति कम हो जाती है और ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिलती है। इस वक्त आप देखें तो दिल्ली में इस वक्त लगातार अभी तेज जो बूंदाबांदी है वो हो रही है, लेकिन जो तेज बारिश देर रात से हम देख रहे थे वो दिल्ली में अब थोड़ी धीमी हुई है। लेकिन मौसम विभाग का जिस तरीके से प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से दिल्ली के अंदर आज का दिन दिल्ली वासियों के लिए भारी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों दिल्ली के अंदर बारिश आई है उसके बाद देखा हमने दिल्ली के क्या हालात हो गए थे। अगर ऐसी ही बारिश आज दिल्ली के अंदर दिन भर रहती है तो दिल्ली में आने आज का दिन थोड़ा विकट हो सकता है। ठीक है मोहित, फिर से आपका रुख करेंगे और हालातों को समझेंगे। हमारे साथ भावना किशोर जुड़ी है। भावना, आपने तो नोएडा और एनसीआर के इलाकों में रिपोर्टिंग करते हुए बताया कि पानी कैसे भर चुका है। अगर ये बारिश की बात करें, जो बारिश हो रही है, और हिंडन की उस बाढ़ का भी जिक्र कर लें, तो ये बारिश अभी कितनी और मुश्किलें बढ़ा सकता है दिल्ली एनसीआर के लोगों की?
बिल्कुल, इस बार भारत के कई राज्यों में बारिश की जिस तरह से तस्वीर सामने आई है उसने कई रिकॉर्ड्स तोड़े। इस वक्त हम आश्रम में मौजूद हैं और आश्रम की तस्वीर देखिए, यहाँ पर अब तेज बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है और कल रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है एनसीआर और दिल्ली में। वही मौसम विभाग ने ये साफ कह दिया है आने वाले 28 जुलाई तक राजधानी दिल्ली में तेज बारिश की तस्वीरें दिखने को मिलेगी। पहाड़ी राज्यों में रेड अलर्ट जारी है और साथ ही दिल्ली के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल इस वक्त हम आश्रम पे मौजूद है और आप देखिए ट्रैफिक आपको नजर आ रहा होगा और देखिए ऑफिस आवर्स जो है अब वो शुरू हो चुके हैं और धीरे धीरे गाड़ियों का जो काफिला है वो आपको जाते हुए दिखेगा। और इसी तरह से होता नहीं है बाद में दिल्ली वासियों को सबसे ज्यादा जिस परेशानी से दो चार होना पड़ता है वो है ट्रैफिक जाम की समस्या। तो आपसे कुछ ही देर में हो सकता है कि वो समस्या देखने को मिले और बारिश हो गई फिर तो स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देश भर में बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड में बड़ी मुसीबत लोगों को झेलनी पड़ी। अब मुसीबतों से जुड़ी 8 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देश भर में बारिश का कहर जारी है और बारिश के कहर के बीच देवभूमि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और यहां पर हालात बहुत बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 8 तस्वीरें हैं और ये सिर्फ अकेले उत्तराखंड की तस्वीरें नहीं है बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से कोहराम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मथुरा में हाहाकार मचा हुआ है, हिमाचल में लोग जोखिम भरा सफर कर रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में बाढ़ आ चुकी है, हिंडन कैसे डुबो चुकी है उसकी तस्वीरें अभी से कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाई। कोल्हापुर में भी कोहराम है, दमोह जो कि मध्य प्रदेश का है यहाँ पर भी गाँव में तबाही है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। पर्यटन वाला क्षेत्र कुल्लू यहाँ पर भी बादल फटने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, कई घर बह गए। और गुजरात कैसे भूल सकते हैं, गुजरात में तो लगातार इस मानसून में सबसे ज्यादा बारिश की मार देखने को मिली है। तो यहाँ पर अभी भी यह मानसूनी आफत का कहर जो है वो लगातार जारी है। पूरे देश के अलग अलग राज्यों से ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि आज देश के किन किन राज्यों में मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताते हैं किन राज्यों के लोगों को बचकर रहना है। इनमें तेलंगाना है, कर्नाटक है, ये दक्षिण भारत के राज्य हैं जहां पर आज लोगों को बच के रहने की जरूरत है। इसके अलावा आप देखिए कि आंध्र प्रदेश और कोंकण गोवा इन तमाम क्षेत्रों में लोगों को बच के रहने की जरूरत है। अब वो इलाके आपको बताते हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। तो येलो अलर्ट वाले जो राज्य हैं देखिए कुछ ग्राफिक्स में अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है वो येलो अलर्ट वाले राज्य हैं और यहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया यानी कि भारी बारिश हो सकती है। अब ऑरेंज अलर्ट वाले राज्यों को समझिए, इनमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हैं जहां पर बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और यानी कि अभी मानसून जो चल रहा है मूसलाधार मानसून, अभी उसकी और तस्वीरें जो हैं आपके सामने आ सकती है। यहाँ के लोगों को खास तौर पर अलर्ट रहने की जरूरत है। बड़ी बात यह कि जो स्थानीय प्रशासन है वो लगातार लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा है। इन सबके बीच में भारत में भारी बारिश के बीच अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ पेश किया जाएगा। इससे पहले विपक्ष लगातार मणिपुर के मामले को लेकर सरकार को घेरने में लगा हुआ था। विपक्षी दलों की मांग है कि मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में जवाब दे। इधर सरकार का कहना है कि वे मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार हैं लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहते। विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों ने संसद में जारी गतिरोध के बीच साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री के सदन में बयान के बाद ही अपने रुख से वे कोई समझौता करेंगे। सूत्रों ने बताया कि विपक्षी महागठबंधन के नेताओं की मंगलवार सुबह संसद भवन में राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हुई बैठक के दौरान मणिपुर पर सदन में पीएम को बोलने के लिए बाध्य करने को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाने पर चर्चा की गई थी और आज सदन के पटल पर यह अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्ष की ओर से रखा जाएगा। तो आज विपक्षी ताकत को दिखाने की एक कोशिश की जाएगी विपक्ष की ओर से। हालांकि नंबर्स पूरी तरह से बीजेपी के फेवर में है लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव का एक बड़ा पहलू यह है कि जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, अगर ये गिर जाएगा तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वक्तव्य संसद के अंदर देंगे। अब विपक्षी गठबंधन को यह मालूम है कि लोकसभा में आंकड़ों के गणित में मोदी सरकार का मुकाबला करना असंभव है, फिर भी अविश्वास प्रस्ताव वाला जो दाव चला उसको अब बहुत गहराई से आप समझिए। अब समझिए कि जब हार तय फिर भी विपक्षी गठबंधन ने यह दाव क्यों चला। पहली वजह, इंडिया गठबंधन सदन में अपनी संख्या जांचना चाहता है यानी कि अपनी मजबूती को लेकर एक बड़ी तस्वीर सामने रखना चाहता है। दूसरी वजह, मोदी सरकार के खिलाफ एकमत विपक्ष बनाने की कांग्रेस की चाल है। तीसरी वजह, राहुल को विपक्षी गठबंधन का दूल्हा बनाने की कांग्रेस की कोशिश है। और चौथी वजह, मणिपुर हिंसा को लेकर सियासत गरमाए रखना भी विपक्ष चाहता है। पांचवी बड़ी वजह, सीधे प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश इस अविश्वास प्रस्ताव से होगी और इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य जिसका इंतजार लोग कर रहे हैं उसमें मणिपुर का जिक्र होता है या नहीं होता है, अभी इस पर सस्पेंस है। रविकांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविकांत, आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि अगर नंबर्स गेम को देखें तो विपक्ष के पास कोई मौका नहीं है कि वो सरकार गिरा दे, फिर भी अविश्वास प्रस्ताव लाना ये क्या बताता है? देखिए अनुराग, विपक्ष को यह लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी पर जो
दबाव की रणनीति है उसके तहत काम करना है। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन तभी लाया जाता है जब विपक्ष को ये लगता है कि मौजूदा सरकार अपना विश्वास मत खो चुकी है और अगर हम ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करते हैं तो सरकार गिर जाएगी। ऐसी कोई परिस्थिति फिलहाल लोकसभा में नहीं है। लेकिन एक टेक्निकल जानकारी ये है कि जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में मूव किया जाता है तो स्पीकर को नोटिस देना होता है। 50 सांसदों की स्ट्रेंथ चाहिए जो आपको सपोर्ट करें। ऐसे में यूनिटी को जांचना एक मकसद हो सकता है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन मोदी सरकार के खिलाफ आ रहा है तो ऐसे में जवाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, क्योंकि वो लोकसभा में सदन बिल्कुल। और ये सबसे अहम पहलू रविकांत आप बता रहे हैं, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूं। एक और बिग ब्रेकिंग अपने दर्शकों को बता देते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का विपक्ष पर हमला सामने आया। INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन इंडिया नहीं, हरदीप सिंह पुरी ये कह रहे हैं। आपको याद होगा बेंगलुरु में बैठक हुई तो इस विपक्षी गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया था और इसे लेकर हरदीप सिंह पुरी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो INDIA गठबंधन है ये इंडिया नहीं है बल्कि विपक्ष का अटकाने और भटकाने का एजेंडा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से ये बड़ी बातें कही गई। हालांकि विपक्ष अपने इस नाम को लेकर अगले चुनाव में बहुत आशान्वित है, लेकिन मौजूदा समय में बीजेपी इस नाम को लेकर निशाना साध रही है विपक्ष पर। रविकांत हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। रविकांत, एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव, दूसरी तरफ इंडिया नाम को लेकर भी बीजेपी का हमला बोलना, आज सदन की तस्वीरें किस तरह की देखने को मिल सकती हैं? देखिए अनुराग, आज सदन में सुबह 10 बजे लोकसभा स्पीकर को एक नोटिस दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी की तरफ से, जिसमें वो लोकसभा स्पीकर को बताएंगे कि वो सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने जा रहे हैं। इसके साथ ही 50 सांसदों का जो समर्थन का लेटर होता है, जो सिग्नेचर किए जाते हैं, वो उनको जानकारी दी जाएगी। इन सब के बीच में कल जब बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इंडिया नाम रखने से नियत और कृत्य नहीं बदल जाते। और रविकांत, उनके नेता अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी इंडिया नाम को लेकर उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। शुक्रिया रविकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आज विपक्ष का इंडिया गठबंधन मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है। कांग्रेस ने सभी सांसदों को इसके लिए विहिप जारी कर दिया है और वहां पर सदन की कार्यवाही कैसी रहती है इसको लेकर सभी आशान्वित हैं। देखने वाली बात होगी कि पीएम नरेंद्र मोदी अगर सदन में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या मणिपुर के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री की ओर से कुछ कहा जाता है। तमाम अपडेट्स टाइम्स नाम नवभारत आपको दिखाता रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज पूरा देश मना रहा है कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ आज है और राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत के वीर सपूतों ने कारगिल पर विजय दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और ऐसे वीर सपूतों को नमन किया जा रहा है। आज 24वीं वर्षगांठ है और ये तस्वीरें इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के द्रास से। ये सीधी तस्वीरें जहां पर कारगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहीदों को नमन कर रहे हैं। और ये द्रास से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां जम्मू कश्मीर में आज कारगिल के विजय दिवस के शहीदों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नमन कर रहे हैं। आज देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और ये वो गौरवशाली वक्त जब हम अपने देश के वीर सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।
आज कारगिल विजय दिवस की 24वीं सालगिरह है और आज के दिन वीर सपूतों को नमन किया जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की। ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये द्रास की तस्वीरें हैं। दरअसल 26 जुलाई को ही भारत ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को हराकर अपनी जीत का परचम लहराया था। वो पाकिस्तान जो भारत की तरफ पहले भी कई बार आंखें उठाकर देख चुका था और उससे पहले भी भारत ने कई बार पीटा था। एक बार फिर से जब उसने कारगिल में हिमाकत की थी तो हमारे देश के वीर सपूतों ने उनसे लड़ाई लेते हुए, लोहा लेते हुए उन्हें उनकी हैसियत याद दिलाई थी। कारगिल की लड़ाई भारत के जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में मई और जुलाई 1999 के बीच हुई थी और इस लड़ाई को अब 24 साल हो चुके हैं। और आज जब इतना अहम मौका है तो देश के तमाम जो बड़े नेता हैं कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट। पीएम लिख रहे हैं, कारगिल विजय दिवस भारत के उन अद्भुत पराक्रमियों की शौर्य गाथा को सामने लाता है जो देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा शक्ति बने रहेंगे। इस विशेष दिवस पर मैं उनका हृदय से नमन और वंदन करता हूं। जय हिंद। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया था और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो द्रास में मौजूद है जहां पर वो शहीदों को कैसे सलामी दे रहे हैं जिसकी तस्वीरें आप लगातार लाइव देख रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। पाकिस्तान गई अंजू को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर अंजू के अपार्टमेंट पहुंच चुका है टाइम्स नाम 9/12। बड़े बैग के साथ अपार्टमेंट से निकली दिख रही थी अंजू। जीन्स और टॉप पहनकर अंजू निकली थी, अब पाकिस्तान में बुरके में नजर आ रही। ये ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, भारत और पाकिस्तान का अंतर समझिए। ये अंजू जो है वो जा रही है, ये सीसीटीवी फुटेज। सामान लेकर यहां से निकली थी, पति को बताकर निकली थी जयपुर घूमने जाने, लेकिन अंजू पहुंच गई पाकिस्तान और जब वो पाकिस्तान पहुंची तो बुरके में नजर आ रही है। अब वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जो वो बुरके में दिख रही है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त अंजू अपने घर से निकली वो नीले कलर का बैग लेकर निकली थी, हाथ में एक और हैंडबैग है, गले पर उन्होंने वैसे भी स्कार्फ लगा रखा है अगर आप देखें, और पति को ये बोलकर निकली थी कि वो जा रही हैं जयपुर घूमने, पहुंच गई पाकिस्तान। यही टहरा है जहां पर अंजू रहा करती थी और अंजू यहीं से पाकिस्तान के लिए रवाना हुई थी। सबसे पहली जो तस्वीरें सीसीटीवी में आई थी वो सीसीटीवी कैमरा में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए यहाँ पर वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिससे अंजू बाहर निकलती हुई नजर आती है। अंजू के हाथ में एक बड़ा सूटकेस था, बैग था बड़ा, और वो आगे की तरफ बढ़ रही थी। ये एलिगेंस है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में फ्लैट्स हैं और इसी फ्लैट्स में आई ब्लॉक में 903 जो फ्लैट है उसमें अंजू अपने पति के साथ रहती थी। लेकिन उससे पहले जो एड्रेस उसने इस्तेमाल किया है पासपोर्ट और वीजा में वो 704H ब्लॉक का है जहां वो पहले रहते थे। उसके बाद वो यहाँ शिफ्ट हुए और यहाँ से आप देखेंगे ये जो गेट है, सीसीटीवी कैमरा आपको नजर आ रहा है, यहाँ से आती हुई अंजू आपको सीसीटीवी में नजर आती है, आगे बढ़ती है, एक भारी भरकम बैग उसके साथ होता है, मतलब पूरी प्री प्लानिंग के साथ वो पाकिस्तान के लिए रवाना होती है। और वहाँ जाने के बाद क्या अंजू सुरक्षित है, क्या अंजू के साथ कुछ गलत हो सकता है, बंदूकों के साए में आई तस्वीरें क्या कहती है, जींस और टी शर्ट पहनकर निकली हुई अंजू बुरके में नजर आती है, ये क्या सवाल खड़े करता है, ये सब विचारणीय विषय वस्तु हैं, लेकिन उनका जवाब अंजू से ही मिलेगा जब अंजू भारत लौटेगी। कैमरामैन आमिल के साथ बहर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ 9 भारत, भिवाड़ी, राजस्थान। और चलिए इस पीछे एक और बड़ी खबर आपको बता दें जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की नई साजिश से जुड़ी जानकारी मिल रही है, जिसमें पाक खुफिया एजेंसी ISI की पूरी साजिश खुली है। आर्मी स्कूल के छात्रों को पाकिस्तानी नंबर से फोन आया है, 2 नंबर से फोन आए और मैसेज भेजने का भी खुलासा हुआ। भारतीय सेना की खुफिया जानकारी जुटाने का प्लान है। खुफिया एजेंसियों ने आर्मी स्कूल को आगाह कर दिया है इस पूरे मामले को लेकर के, पहले से ही सतर्क और सावधान रहने के लिए कह दिया है। 2 नंबर से फोन और मैसेज भेजे गए हैं, इस बात का खुलासा किया है। भारतीय सेना की खुफिया जानकारी जुटाने में और भी जानकारी जुटाने में जुटी हुई हैं। खुफिया एजेंसियों ने आर्मी स्कूल के यहाँ पर धमकी भेजने की खबर मिल रही है। खुफिया जानकारी जुटाने का प्लान दरअसल भारतीय सेना बना रही है कि और क्या क्या इंफॉर्मेशन इससे जुड़ी हो सकती है। ISI की स्कूली साजिश से बच के रहना होगा, ये आगाह भारतीय सेना ने कर दिया है। साजिश का खेल समझिए, ये हम आपको डिटेल में बताते हैं। जहां पर पूरे हिंदुस्तान में 132 आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, निशाने पर इन्हीं आर्मी स्कूल के छात्र परिवार हैं। 2 नंबरों से ISI फोन करवा रही है। पहला फोन नंबर 8617321715 है। गौर से इस नंबर को देखिए और पहचानिए। दूसरा फोन नंबर की अगर बात करें तो 96
22262167। आर्मी स्कूल टीचर के नाम से मैसेज ये लोग भेजते हैं, छात्रों को व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ने की कोशिश में है। सेना में जितने भी घर वालों की जानकारी ये लोग मांगते हैं, डिटेल लेते हैं, कहाँ तैनाती है, कब घर आते हैं, ये सारी जानकारी वो लोग जुटाने की कोशिश करते हैं। यही इसका मकसद है। छात्रों शिक्षकों का लोकेशन मांगते हैं, सोशल मीडिया खंगाल करके ढूंढते हैं। शिकार भरोसे जीतने सोशल मीडिया का ये रेफरेंस ये लोग देते हैं। तो देखिए पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ इन लोगों ने फोन किए और मैसेज किए, और यही फोन नंबर है जिससे हर किसी को सतर्क रहना हो।